हेलो बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुमार इंग्लिश सीडीयू में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का ये 12वां चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इसमें बहुत सारी दुखद कुछ घटनाएं भी आपको मिलेगी। ये चैप्टर का नाम है तिरिच, जो एक कहानी है उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ। आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक निकाल लीजिए, उसके बाद आप लाइन बाई लाइन ध्यान से कहानी जो है सुनते रहिए। पूर्ण हिंदी एक्सप्लेनेशन लोग देखेंगे। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1992 को हुआ था। सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान था। गंगा देवी इनकी माता जी का नाम और प्रेम कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम। शिक्षा बीएससी एमए हिंदी से, बीएससी करने के बाद हिंदी किए सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। वृत्ति इनकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापक शिक्षक के रूप में ये रहे। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। दिनमान के संपादन विभाग के कार्य में थे। दिनमान एक पत्रिका थी जो वहां से रिलीज होती थी। सैंडेमिल नई दिल्ली में सहायक संपादक। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का भी अध्यापन उन्होंने किया था। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन आदि भी थे। संप्रति इनकी थी स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन। कृतियां इनकी जो इनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां जिनका नाम है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। तिरिच जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दांतरे के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास और मेमोसिली सब कहानियां थी। उसमें से हम लोग तिरिच एक कहानी जो पढ़ेंगे, पहले लेखक परिचय होता है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब कविता संग्रह था। ईश्वर की आंख निबंध आलोचना थी। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई और लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रौला का भारत, ये सब अनुवाद था जिन्होंने ये अपने भाषाओं में किसी दूसरे ग्रंथों में से उठाकर उनका अनुवाद किया था। फिल्म टीवी, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। बहुत सी कहानियां जो है फिल्म की भी कई कहानियां जो इनकी लिखी हुई मिलती है उदय प्रकाश की। यह कार्य जारी है। अभी जब तक ये किताब लिखा गया था तब तक ये जारी था। उनकी मृत्यु का कोई इसमें नहीं। इस कविता में क्या हम लोग पढ़ने वाले, इस कहानी में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखिए। यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। आज मॉडर्न युग में, आज आधुनिक युग में किस प्रकार से शहरों और गांवों के बीच की क्या स्थितियां हैं, उसी स्थितियों के बारे में जिक्र किया गया इस चैप्टर में। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अभी विभाजन किया जा सकता है, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलग खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजमियत आई है। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। ये जो कहानी है वो एक बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है और बाबूजी के बारे में है, जो सुदूर गांव में रहते हैं। वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ कुछ घटित होता है। कहानी उसी के बारे में, मतलब इस कहानी में एक गांव से शहर तक जाने वाले और उस गांव तक से शहर के बीच में क्या होता है उस बेटे के पिताजी के साथ, उस लेखक के पिताजी के साथ, यही हम लोग को देखना है। कहानी उसी के बारे में है। जो घटित हुआ है वो अत्यंत अप्रत्याशित है, दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं। बेटे के सपने में तिरिच बनकर प्रकट होता है, यानी बेटे के सपने में तिरिच। अब ये तिरिच है क्या जिस कहानी का हम लोग नाम यहाँ पढ़ने वाले हैं? तो तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है।
जो उसे हम लोग पॉइजन लिजार्ड यानी कि विषखपड़ा जो है उसके नाम से हम लोग जानते हैं, जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई अर्थात भी कहानी कहा जाता है। यह अर्थात बाबूजी की गंवाई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे बहुत आगे बढ़ चुके शहर के कथाकथित आधुनिक समय में द्वंद्व में उठ जाता है। दुनिया के उन देशों में जहां अर्थात और समय के बीच ऐसी खाई उभरी, वहां जादुई अर्थात प्रकट हुआ। कहानी इस लेखक के जो पिताजी हैं उनके साथ क्या होता है, एक बेटे के रूप में ये कहानी एक पिताजी के लिए दिखाई गई है। ये कहानी इतना आपको जबरदस्त कहानी है कि बस आप इस कहानी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन इस कहानी के अंदर एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक फिल्म की जैसी ये कहानी है। इस घटना का संबंध पिताजी से है। लेखक यहाँ से अपनी कहानी शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से और शहर से भी। मतलब इस कहानी का संबंध 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, कवि के पिताजी से, कवि के सपने से और इस शहर से भी। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के हुए जैसे सफेद, सिर पर जैसे रुई रखी, जैसे ना मक्का होता है, उस मक्का के जो बीज है एकदम सफेद सफेद जो बाल होता है, जो उसमें धुएं की तरह निकलता है, धागे की तरह पतला पतला सा, उससे सफेद एकदम उसकी तरह जो कवि के पिताजी के बाल थे। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांसें निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता कि हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं बोल सकते हैं, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बोलते बहुत कम थे, सोचते ज्यादा थे और बहुत सोचने के बाद जो है कुछ शब्द बोलते थे और उनके बात को सुनने का और उनकी बात को बोलने का बड़ा बेसब्री से इंतजार आता था। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी साल में एक आध बार यानी 1 या 2 बार बस ही वो शाम को हमें साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू भर लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। देखिएगा अक्सर जो तंबाकू खाता है वो जल्दी कुछ बोलता नहीं, बस उसे करते रहता है। वही हालात जो थी कवि के थी। कवि के पिताजी तंबाकू खाते थे तो बोलते कुछ बहुत कम थे और वो ऐसे चलते रहते थे। कभी साल में 1 आध बार अपने बच्चों को यानी कवि और अपने उसकी जो बहन थी उसको लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते थे। ये चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े। कभी कह रहे हैं कि मेरी जो छोटी बहन है वो हमेशा रास्ते में चलते कुछ देखते थे, चीजों के बारे में पूछती रहती थी, तो मैं ही उसका तुरंत जवाब देता था ताकि मेरे पिताजी को कुछ बोलना न पड़े। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। कभी कह रहे हैं कि बड़ा सोचने वाली बात थी, मैं अगर अपनी बहन का सवाल का जवाब दिया कहीं वो गलत हो जाए तो फिर पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, पहले उसको थूकना पड़ेगा तब ना। फिर जिस दुनिया में रहते थे वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। मान लीजिए तंबाकू बारे छूटा बारे में सोच रहे हैं तो कभी का कहना है कि अगर वो मेरा जवाब अगर कहीं गलत हुआ तो पहले पिताजी को थूकना पड़ेगा, फिर जो सोच रहे थे मन में उस सोच से उनको बाहर निकल कर फिर कुछ कहना पड़ेगा। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी, जैसे वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिउले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़ियाओं को जानता था इसलिए बता सकता था कि वो नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे। कभी नहीं चाहते थे कि पिताजी अपने उस तंबाकू को पीक को उसको थूक करके उसका जवाब दे। वो चाहते थे कि पिताजी बस जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, जिस दुनिया की चीज़ें को सोच रहे हैं वो चीज़ें सोचते रहे, मैं अपनी बहन के सवालों का जवाब दे देता था।
मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की ओर और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत सी समस्या हमारे घर पे आती थी, लेकिन घर बैठे पिताजी सारी समस्याओं का अंत करते। जीवन में पिता का होना बहुत जरूरी है। पिता रहता है तो एक हिम्मत मिलती है। पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था, और जब सब लोग लोटे में पानी पीते थे तो पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। लेखक के यानी कवि के फीस देने की बात है। फीस माने समझ रहे हो, वो मछली ना, फीस माने स्कूल कॉलेज का कोई भी चीज का जो पैसा है, फीस। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान रखिएगा। लेखक को पिताजी ने क्या दिया? तो एक लिफाफे दिए और इस लिफाफे में एक पत्र दिया और बोले कि चल जाना। तो कभी यह पूछेगा कि लेखक के पिता ने लेखक को किन के पास जाने के लिए कहा? तो डॉक्टर पंत के पास। मुझे बहुत आश्चर्य जो हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाया। डॉक्टर के घर गए, वहां डॉक्टर के घर जब मुझे शरबत पिलाया गया, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट पूछे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से हो जाएगा कि डॉक्टर पंत ने कवि को 100 के कितने नोट दिए? 3। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं। हर पिता हर बेटे के लिए एक गौरवान्वित महसूस करता है। हर जो बेटा चाहता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहें, इसलिए पिताजी को कभी भी कुछ भी ऐसा बात न कहिए जिससे उनको चोट पहुंचे, दुख पहुंचे, क्योंकि पिता का होना जीवन में अति आवश्यक है। किले में रहना, ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, बुर्ज मतलब दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद है। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। यानी क्या कह रहा है कि पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेखक उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। उस टखने में पट्टी देखकर कवि जो है उस सोच में पड़ गया। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ यानी विषखापड़ जहरीला जो लिजार्ड है ने काट लिया है। यानी तिरिछ ने काट लिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है तिरिछ। मतलब पूरा के पूरा ये जो कहानी है उस एक विषखपड़ा जो जहरीला एक लिजार्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा है, बहुत ही जहरीला, उसने काट लिया है। उस पे आधारित ये गांव से जुड़ा हुआ कहानी धीरे धीरे शहरों तक पहुंचता है और फिर शहर में लेखक के पिताजी के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। कहानी देखते रहिए, अंत तक बनिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है ये। हम सब जानते थे कि तिरिछ के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ ने काट लिया। हम सब जानते थे कि तिरिछ के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटैली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हुए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। यानी फिर पास गांव का एक चटुआ नाई भी आया। चटुआ जो नाई है, झाड़ फूक करने वाला जो काम करने का, वो अरंड के पत्ते और कड़े की राख से जहर उतारता था। तिरिछ एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। कभी कह रहे कि मैंने एक बार जीवन में तिरिछ देखा। और कहा तो तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उसमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वो पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वो तिरिछ है। काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर था।
सोचिए, लेखक के पिताजी को तिरिछ ने काटा था और ये तिरिछ के अंदर उस विषैले जहरीले नाक से 100 गुना ज्यादा जहर है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जबरदस्ती उसके तंग करे, लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। तिरिछ के बारे में ये सारी जानकारियां कवि के दोस्त थानू से मिलती है। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वो सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बताया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले वो बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहां पास पैर के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहां से आदमी से छलांग मारी होगी वहां आकर वो उलझन में पड़ जाएगा और इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसकी बस्ती गंध न मिल जाती। यानी कवि कह रहा है, कवि के दोस्त थानू ने बताया कि तिरिछ से जब बचना है तो कभी सीधे रास्ते नहीं भागना चाहिए। तिरिछ से अगर बचना है तो हमेशा जो है पहले छोटे छोटे कदमों में जोर से यानी कि तेज रफ्तार वाली दौड़ लगाओ, फिर उसके बाद लंबी लंबी छलांगे लगाओ, क्योंकि जब आदमी चलता है तो आदमी पैरों को अपने निशान के साथ साथ अपना गंध भी छोड़ जाता है, और उसी गंध के सहारे तिरिछ पीछा करते करते हम तक पहुंच जाता है। इसलिए कवि कहता है कि उससे बचने के लिए हमें लंबी लंबी छलांगे लगानी चाहिए, ताकि तिरिछ जो है जब आए तो उस पैर के निशान और उस गंध को वो पहचान ना पाए और वहीं से वो रास्ते को भुला जाए या गड़बड़ा जाए। पेज नंबर 140। हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे कि वो आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लुट जाता है। अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच ही नहीं सकता। कवि के दोस्त थानू ने ये सारी बातें बता दी। अगर उससे बचना है तो तिरिछ के पेशाब लुटने से पहले खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिछ को ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए। कवि के दोस्त थानू बता रहे हैं कि हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और पता थी। क्या क्या? एक कि अगर तिरिछ आदमी को काट दे तो आदमी जिंदा बच ही नहीं सकता। कब? जब वो पेशाब करता है जरूर कहीं दूर जाकर के, और अगर वो पेशाब में अगर अपना लूट गया तो फिर वो आदमी का मरना तय है। क्या हुआ होगा लेखक के पिताजी के साथ, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ी ही देर में इसका जवाब मिल जाएगा। क्या वो जो यहाँ पे तिरिछ है उसको कवि के पिताजी छोड़ दिए थे या मार दिए? क्या कवि के जो पिताजी हैं, क्या तिरिछ के काटने से उनकी मौत हुई या फिर किसी और घटनाओं से मौत तो हुई है, लेकिन कैसे? इन सारे जवाबों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, जवाब पाने के लिए बस वीडियो के अंत तक बने रहे। और उसे पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिछ के पेशाब के लौटने के पहले किसी भी आदमी को, जिस आदमी को तिरिछ कटना, उसे या तो कोई नदी, कुएं, तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिछ से ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। तिरिछ देख रहा है, और अगर आप भी तिरिछ को देख लिए और उसकी नजर और इसकी नजर में अगर टकराव हो गया, मिलन हो गया, तो फिर तिरिछ को उस आदमी से प्यार हो जाता है। उसके पीछा तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसे काट ले। इसलिए तिरिछ से कभी भी नजरें नहीं मिलानी चाहिए। ये कवि के इन बातों से पता चल रहा है। आंख मिलते वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछा लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिछ से बहुत डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे। कभी कहते कि मुझे बहुत सपने आते थे नींद में, और मेरे सपने के मुख्य 2 ही पात्र थे। क्वेश्चन पूछ देगा, कवि के सपने के 2 मुख्य पात्र कौन कौन है? हाथी, और पहला हाथी और दूसरा तिरिछ। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिछ, उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता था।
कवि कह रहा है कि जो रात में मेरे सपने में जो हाथी आती थी ना, तो हाथी से तो मैं बच जाता था। हाथी दौड़ते दौड़ते थक जाता था या मैं किसी पेड़ वगैरह पर चढ़ जाता था, फिर मैं बच जाता था, फिर उड़ने लगता था। लेकिन तिरिश उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वो मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई जरूरी नहीं कि वो चट्टानों की दरारें में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास देखे। वो मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में भी दिख सकता था। सपने में कवि को तिरिश जो है कहीं भी दिख जाता था। कोई जरूरी नहीं कि वो कोई पुरानी इमारतों के पिछवाड़े में ही मिले या चट्टानों की दरारें में ही मिले। कवि के सपने में तिरिश सिनेमा हॉल या दुकान या किसी कमरे में भी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उसे नजर न मिलाए पाए। कभी भी सपने में कभी कोशिश करता कि मेरे नजर तिरिश के नजर से न मिले, लेकिन वो इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि वो मेरा एकदम परिचित आदमी, वो परिचित की तरह मेरी आंखों में देखता था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। लेकिन तिरिश के सामने तो नजर, मैं सपने में कोशिश करता था कि उसे नजर न मिला पाऊं, लेकिन इतनी परिचित आंखों मुझे देखता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी और वो दौड़ता था और मैं भागता था। सपने में नजर लड़ जाती थी तिरिश से कवि की, और कभी भागते थे और उनके पीछे पीछे तिरिश दौड़ता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी छलांगे लगा, जैसे उसके दोस्त ने कहा था। उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वो चकमा नहीं खाता। मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी तिरिश जो है चकमा नहीं खाता है। वो मुझे बहुत घात, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता है। मुझे लगता है कि वो मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता है कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचारों के बारे में उसे पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था, तिरिश वाला। कभी कह रहा है कि मेरे सारे सपनों सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था, तिरिश। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावना, सुनकर डालाने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोर से चीखता, रोने लगता। सपने में अक्सर लोग होता है जोर से चीखने और रोने लगते हैं, फिर आसपास जो सोए लोग होते हैं जैसे माँ, बहन या पिताजी, कोई भी लेखक के पास आकर के उन्हें जगाता था, उन्हें सहलाता था। पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। लेकिन यह पता चला कि जाने के बावजूद कि मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपने इस मृत्यु से यह नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिश द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में कोशिश करता कि किसी तरह भाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। सपना चल रहा था और मैं चिल्लाता था जोर से, मेरे पास कोई आ जाता था, मेरा सपना जो है खत्म हो जाता था। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वो मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक लेती थी। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अचानक सपना देख रहा है तो उसे अचानक नहीं जगाना चाहिए, उसे आराम से कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम देकर उसे आराम से जगाना चाहिए। वही माँ करती थी, उसे अचानक नहीं जगाती थी, उसके माथे को ऐसे ऐसे सहलाती थी ताकि वो धीरे धीरे वो अपने सपनों से उठ करके अपनी वास्तविक दुनिया में आ जाए। ढक देती थी और उसी खौफनाक दुनिया में अकेले छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता, दौड़ता और चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिश से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, जब वो मुझसे बिल्कुल पा लेने वाला होता था। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ और वो पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में
मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती है और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज से सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता, मैं जग जाता। जोर जोर से वहां पे अपनी जान बचाने के लिए लेखक जैसे ही सपने में चिल्लाता है, आसपास के जो माँ या फिर बहन या फिर पिताजी या फिर इसके दोस्त को नाम लेकर के जब पुकारता है तो वहां आसपास के सोए लोग इसके पास आ जाते हैं और फिर सपने से बाहर निकल पाता है। कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतना भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीजें उसी तरह बताता था। अपनी इस असमता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता था कि बहुत डरावना सपना था जो मेरे सपने में आया था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिश ने काटा था जिससे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। कभी कहते कि मुझे ऐसा शक है कि शायद वही तिरिश ने पिताजी को काटा है जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यही हुई कि जैसे कि वो तिरिश पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। चलिए यहाँ से ये तो बात पता हो गई कि जो पीछे उसके दोस्त ने बोला था कि अगर तिरिच किसी व्यक्ति को काट ले और काटने के बाद तिरिच अगर पेशाब करके उसमें लौट जाए तो उस व्यक्ति का मरना तय है। लेकिन यहाँ पे कवि के पिता ने तिरिच को जैसे उसे काटा, उन्हें पीछा करके तिरिच को क्या किया, मार, पीछा करके उसे मार डाला। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उनकी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरफ की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण यह तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो गया था और अब मैं सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डरे के सीटी बजाता घूम सकता था। कभी करेगा मेरे जो सपने में आए, मेरे तिरिच का जो डर था, मेरा जो असली शत्रु था मेरे सपने में जो आता था वो तो मर चुका है। अब मैं सपने में सीटी बजाते हुए कहीं घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही, पिताजी की झाड़ फूक चलती रही, कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम जो परमानेंट होता है जग में भरा गया। मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, उनके नाम सम्मन आया था, जो पत्र होता है नोटिस जो कोर्ट के द्वारा। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी, मतलब टोटल दिन भर में 3 बस निकलती थी शहर के लिए। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाले पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। जैसे ही पिताजी पहुंचे वहां रोड पे, तो एक शहर जाने वाली उनको ट्रैक्टर मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफी पहले। रास्ते में तिरिच वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उस समय पूछेगा ट्रैक्टर में कौन थे, एक वैद्य भी थे, पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए भी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलत की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। यहाँ पर एक और भी जो पंडित राम अवतार मिल गए उस ट्रैक्टर पर, उन्होंने कहा ये तुम बहुत अच्छा काम किए कि तिरिच काटा उसको फौरन मार दी, लेकिन आपको उसे मार करके वहीं पर छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे जला देना चाहिए था। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आगे देखिए कहानी में आपको पता चलेगा। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में वही फेंक दिया जाता था, उसका शरीर चांद की शीत में भींग कर दोबारा जी उठता और वो भाग जाता, फिर वो हमेशा बदला लेने के लिए ताक में रहता था।
ऐसा उन लोगों का अनुमान था कि किसी भी जीव को अगर मारना चाहिए तो उसे पूरी तरह से मार देना चाहिए, और पूरी तरह से मारने के बाद इन लोगों का कहना है कि उसे जला देना चाहिए था, लेकिन कवि के पिताजी ने तिरिछ को जलाया नहीं, उसे मार कर वहीं छोड़ दिया था। कुछ लोगों का ऐसा, ट्रैक्टर में बैठे लोगों का कहना है कि आपको उसे जला देना चाहिए था, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत, जो कुहासा गिरता है उसकी चांदनी रात में, उसको पड़ने से कुछ जीव जिंदा हो जाते हैं, इसका प्रमाण है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जीव उठने के बाद तिरिछ पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिछ का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए। कहे पिताजी को लोग बोले, ट्रैक्टर में जो लोग बैठे थे, कहा यहीं से लौट जाइए, और अगर संयोग से उस तिरिछ की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी, अदालत में ये आखिरी पेशी थी। यह तीसरा सम्मन था, मतलब तीसरा नोटिस आया था। 2 पहले आ चुका था लेकिन उसमें पिताजी नहीं पहुंचे थे, और तीसरा में पहुंचना बहुत जरूरी था। और अगर इस बार में अदालत में हाजिर नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। बिना दोषी हुए उनको कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जाता, फिर पिताजी को जेल हो जाती। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी, और फिर मकान भी कवि के हमेशा के लिए छिन जाता। कभी बड़ा सोच में पड़ गया। एक तरफ हमारा घर जिसमें हमारे बच्चे और हमारी पत्नी और हमारी जो बेटियां हैं रह रही हैं, और एक अपने जिंदगी को लेकर कहे कि मुझे उस तिरिछ को जलाने के लिए जाना है। फिर यहाँ पर जिसमें हमारा परिवार रह रहा था, वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी। कहीं अगर उसे लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुर्की डिग्री भी करवा सकता था, मतलब वो जेल भी करवा सकता है, और सारा जो मकान है वो जब्त भी करवा सकता है। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिछ की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमेशा छीन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती, क्योंकि 2 नोटिस पहले से आ चुकी थी। 2 बार कोर्ट ने नोटिस पहले भेज चुका था, लेकिन लेखक के पिताजी किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए थे, और ये तीसरी और आखिरी नोटिस थी, और इस पर पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों को भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिछ के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वो तिरिछ के जहर को काट तैयार कर सकते हैं। तो एक ऐसा उस बीज से वो काढ़ा बना सकते हैं जो तिरिछ के जहर को काट सकता है। अगले गांव समतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा किस गांव में धतूरे के बीज को प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर रोका गया, तो समतपुर में। अगले गांव समतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को चाय पिला दी गई। काढ़ा इतना वो कड़वा बना, इसलिए उसे चाय में मिला करके कवि के पिताजी को दी गई। इसके बाद सभी निश्चित हुए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकलने की कोशिश हो रही थी कि उन पे तिरिछ का जो जहर है वो न पहुंचे। वैसे मुझे तिरिछ के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गया। यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना यह जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो और अपने मरने से पहले वो सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है, आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उसकी आदमी के चेहरे की एक बारीकी को अपनी आंख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है, तो सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। कवि कह रहे कि एक और तीसरी बात जो है पता थी कि जब कैमरे का आविष्कार हो उसके बाद की बात ये पता चली कि जिस तरीका से कोई भी जानवर अगर कोई इंसान उसको मारता है
तो अपना आखिरी बार उसको एक अपने आंखों में उसकी तस्वीर उतार देता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उसके मरे हुए सांप की आंख का भीतर झांकता है और इस तरह वो हत्यारे पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वहीं कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने में फिराक में रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु हो जाता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख में भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज हो गया। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई। पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती? उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए। कभी कह रहे हैं कि पिताजी ने ये क्यों नहीं सोचा? पिताजी जब अगर तिरिच को मारे तो क्यों नहीं बड़ा सा पत्थर लेकर के उस तिरिच के दोनों आंख कुचल दिए होते, फोड़ दिए होते। लेकिन अब क्या हो सकता है? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस जगह तिरिच को मारकर उन्हें छोड़ा था, वो जगह मैं खोज निकाला। मैं कैसे खोज निकालूं उतना बड़ा जंगल? बस लेकिन ठान लिया तो कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो चीजें ठान ले वो कर ले। ठानने से कुछ नहीं होता है या कहने से कुछ नहीं होता है, उसे ठान लो और फिर कर लो। कभी ने वही भी किया। मैंने थानों के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानों निराश था। फिर मुझे अचानक लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरे परिचित निकलने लगे। इसी तरह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। वही जंगल जो कवि के सपने में आया करते थे रोज, और वही जंगल जो है उसी जंगल में ये लोग जा रहे हैं। अरे ये तो जंगल मेरे सपने में रोज आता है, मैं रोज तिरिच मेरे पीछा करते हुए आता है। मैं इस जंगल के रास्ते से ही भागता हूँ। सारे एक एक पेड़ मुझे परिचित के लग रहे हैं। हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहर के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबा रहती थी और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती थी और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उग जाती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। इस चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। ये बात कवि अपने दोस्त से कह रहे हैं। थानो इस बात को मेरी कल्पना मान रहा है। क्या कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन बात ये वास्तविक उस सपने में ही आने वाली जंगल की कहानी निकल जाती है। लेकिन बहुत जल्द हमें वो नाला मिल गया। कभी कहते हैं कि मेरा जो दोस्त था थानू, वो कहता था कि अरे क्या ये तो बस कल्पना वो समझ रहा था, उस जगह फालतू की भी कहानी बनाना। लेकिन बहुत जल्द हमें वो नाला मिल गया। फिर कीकर का वो बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद की छतें थी और वो चट्टान तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चीत पड़ी हुई थी। बिल्कुल ये वही तिरिच थी। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरागत हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। कभी सोचे करे मैं मन किया मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन कभी सोचे कि फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कहीं ये बात जो सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा, वो रो रहा था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बात को याद किया। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहास खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर के 9:45 बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें
नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना ही पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाली चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया तब उन्होंने शिकायत की थी उनका गला कुछ सूख सा रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। लेखक के पिताजी को ट्रैक्टर लगभग 2-2.5 घंटे में तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। उस समय जब वो वहां पे टोल प्लाजा पे जब वो टोल कुछ पैसे जो देते हैं टोल प्लाजा पे जो गाड़ियों के लिए पैसे जो चुकाए जाते थे उसके लिए जब वो रुके थे तो जब पेशाब करने के लिए कवि के पिताजी जब गए तो बोले कि मेरा कुछ शरीर जो है सर जो है चकरा रहा है। उसके बाद उन्हें मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतार दिया। उन्हें शिकायत थी उनका गला जो है सूख रहा है प्यास से। कड़े जो पिए थे कड़े पिए लगभग 2-2.5 घंटा हो चुका था जिससे वो गला जो है सूख रहा था और गर्मी का भी दिन था। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यही थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को भूल जाते थे। कभी कह रहे हैं कि पिताजी में एक बहुत ही ये एक तरह की ये जो दिक्कतें थी उनके साथ कि वो गांव के और जंगल के सारे पतले पतले रास्ते और सारी पगडंडियों को याद करते थे लेकिन बस सड़क भूल जाते थे। शहर में बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक में टालते रहते थे तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी न हो जाए। कभी के जो पिताजी थे शहर में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते थे, सोचते थे कि जाए भी तब जाए जब जाना उनके लिए बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए, बस अड्डे से लौट आए, बहाना यह हो कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वो कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने के बाद, फिर उन्हें देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करके वे लौट रहे होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते हैं कि वे शहर जा चुके हैं और वे लौट कर हमें चकित कर देते थे। हम लोग मान जाते कि लोग तो पिताजी शहर लौट गए होंगे, शहर चल गए होंगे, लेकिन जब वो घर आते थे हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, पिताजी आप आ गए। ट्रैक्टर से मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सीधवाज कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। सो इस बात से तो पता चल गया कि कवि के पिता जब 10:05 या 7 के आसपास में जब चौराहे पर उतारे गए हैं ट्रैक्टर से, उसके बाद शाम के 6 बजे के बीच का ये क्या हुआ समय, कहां कहां उनके पिताजी थे शहर में, किस हालत में थे, कैसे थे, बस एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। मतलब उसके बीच के पिताजी के साथ जो है संपर्क जो है टूट गया। पिताजी की अचानक मृत्यु की घटना शाम को 6:15 बजे के आसपास जो है कवि को पहुंचती है और देखिए उसका सिर्फ एक धुंधला सम्मान लगाया जाता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वो मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो तो ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। उस दिन था बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उस घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। मतलब यहाँ कवि के पिताजी के साथ 10 बजे से यानी 10:15 से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में क्या हुआ
कहाँ कहाँ गए, कैसी हालत थी उनकी, इसका सिर्फ लोगों से पूछताछ करने के बाद, मृत्यु के बाद पूछताछ कई दिनों तक करने के बाद ये पता चला और कुछ अनुमान लगाया गया कि ये दर्दनाक भरी कहानी लेखक के पिताजी के साथ हुई थी। क्या हुआ उस शहर में, क्या हुए लेखक के पिताजी के साथ, क्या हुआ उस 10 से 6 के बीच में, ये आप देखिए। कहानी के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हम लोग खत्म करेंगे ही करेंगे। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर के शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली, उन जानकारियों इस घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि परला गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इससे पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूर के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी हुई, गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे। लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है कि वे यहाँ कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। फिर वो दोबारा नहीं चाहते थे कि मेरी बेइज्जती हो, मेरे सम्मान और इज्जत पर कोई दाग लगते पड़े। इसलिए शायद ये कवि का विचार है कि मेरे पिताजी ने किसी होटल या ढाबे में पानी मांगने से शायद ही हिचकिचाए होंगे और ये फैसला नहीं कर पाए, शायद वो पानी नहीं पिए होंगे, तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहां से चल पड़े। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं जिससे कोई कुछ कर सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया, उन्हें देखा, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। अब सड़क में शहर में इतने सारे लोग आते जाते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील एस एन अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रह कर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए। शहर में ऐसा होता ही है, शहर में देखते करते हैं कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता। अगर कहीं वो आदमी कोई दर्द से मारे मर भी रहा है तो कोई आदमी जल्दी पूछने के लिए उसके पास नहीं जाता है। वैसे बीच के पौने घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एकाध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वहां मौत के बाद जब पूछताछ हुई, जब जांच होने लगा, तब ये सारी बातें कवि को जानकारी मिलती है और ये सारी बातें अपने इस तिरछ कहानी में उन्होंने लिखा है। वे वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। कवि का ऐसा अनुमान है कि शायद पिता को यह लगा हो कि भी एक बैंक है और मेरे गांव का एक लड़का उस बैंक में रहता है, चलो थोड़ा सा देखते हैं, पता करें, तो वहां जाकर उसे कुछ पानी वगैरह मांग लेते। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेगा। अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेगा और बता सकेंगे कि उन्हें सिर घूम रहा है या यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिश में काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार, अब वहां पर देखिए एक आदमी से, जिससे आदमी से कवि के पिता की मुलाकात हुई, जिस आदमी ने कवि के पिता को देखा उसने क्या कहा, कुछ तो यहाँ पे उनकी बातें मिली है। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वो उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था।
उसके मेज पर लगभग 28,000 रुपये की घड़ी रखी हुई थी। उस वक्त 11 में से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, मतलब 11:03 या 4 मिनट हुए होंगे। तभी पिताजी वहां गए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वो पिताजी को एकाध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद न डरता, लेकिन अचानक वो कैश रजिस्टर चेक करने में, कैश गिनने में और अपने कामों में वो व्यस्त, और अचानक उसकी आवाज, लेखक के पिताजी की अचानक आवाज उस कैशियर के पास पहुंचती और वो देख करके डर गए। लेकिन हुआ यह कि पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज निकाली और सिर उठाते हुए देखकर वो डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुसा है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। उसे भी सोच सकता था कि तुम्हारे ड्यूटी करते हुए इसमें कैसे वो घुस गया था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात स्वीकार की, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था, बैंक के, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान पर बैठने वाले लड़का का नाम क्या था? बुन्नू। उसका कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला ओठ जो है कट गया था, जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कतकई चमकते थे। ऐसे चकते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। ये मार के कुछ दाग दिख रहे थे। ये ओठ फट चुका था, उससे खून निकल रहा था। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाला बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारी से डर की वजह से वो साफ साफ बतलाने का खतरा रहा। बुन्नू ने बताया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए। बहुत जोर डालने पर, दबाव देने पर। ये बात बुन्नू ने बताया कि पिताजी कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे कागजात और जो मेरे पैसे थे बैंक के कर्मचारियों ने मुझे छीन लिए। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है कि पिताजी ने कोई और बात कही, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला ओठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि धतूर के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक के पिताजी को थप्पा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस थक्के से उनका दिमाग सनक गया। ये कहना था पंडित राम अवतार जी का, ये मानना था। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़े बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकले। शायद रुपए और कागजात बैंक में छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात को कम से कम मांग ला। फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे
उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा था कोई, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त उन पर काढ़े का असर इतना ज्यादा हो गया हो कि वे एक चीज पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे और दिमाग में हर पल पैदा होने वाली छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों में वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थायी बात बार बार कहीं अंधेरे में उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत ही धुंधली बात जरूर रही होगी, लेकिन हमेशा उनके मन में यह होगा कि मैं यहाँ से किसी तरह शहर से बाहर निकलकर अपने गांव की ओर लौटूं। पिताजी लगभग 1:15 बजे यानी कि 1:15 बजे के आसपास शहर के पुलिस थाने पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे थे तो क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी कि नहीं। कभी सोच रहे हैं कि हमको तो ये लग रहा है कि शायद पिताजी के दिमाग में अदालत पहुंचने वाली बात थी भी कि नहीं। क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी कि नहीं। उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहां आ गए थे। उस थाना के जो एसएचओ हैं जिनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने ये बात स्पष्ट किया। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी। देखिए यहाँ पर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि जब लेखक के पिताजी थाने पहुंचे तो उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस गया है। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेले की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। करेले की सब्जी वो खा नहीं सकते थे और उनकी वाइफ करेले की ही सब्जी और पराठा जो है बना करके भेजी थी। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है और इतनी नापसंद की वे चीजें इसे घृणा कर रहे हैं। यहाँ पे एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह अपना ये कह रहे हैं कि मुझे उस सब्जी को देख करके इतने दिमाग में चिड़चिड़ा सा और गुस्सा सा था कि 13 साल मेरे शादी को गए, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक ये नहीं जान पाई कि मैं किस चीज से सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ और वही चीज मुझे बना करके देती थी। ऐसे ही मूड उस चीज से होता। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंचे। पिताजी के चेहरे पर लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने कुछ कहा उसे समझना मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बाद में पछता रहे थे। अगर उन्हें मालूम होता, यानी कि अब पछताने से क्या फायदा जब सारा जो है घटना आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूत प्राध्यापक है तो उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा देते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुसाया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला ऊँट कटा था। ठुट्ठी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे और कुहनियां जो है ये दोनों छिली हुई थी। वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे, मतलब लड़खड़ाते हुए कभी ये जो पिता है वो कहीं ना कहीं जरूर गिरे थे। गिरने से ये दोनों की गुनिया जो थी उसमें चोट लग गई थी और ये जो है दोनों के दोनों कट गई थी। यह कोई नहीं जानता था कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है कि तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो
कि वे प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा या ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछे, या उस ट्रैक्टर का पता पूछे, या फिर अपने रुपए और अदालत कागजाती छीन जाने का रिपोर्ट वहां लिखवा दें। तभी तो आखिर वो ऐसे विचार आया, तभी तो वो आप पुलिस स्टेशन पहुंचे। यह सोचने के करीब पहुंचना ही पूरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे से के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता में कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते हो रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतावरी कॉलोनी के घसीटते हुए देखा गया। जब उनके ऐसे लगड़ते हुए धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाते हुए उन्हें देखा गया है एक ऐसे इतवारी कॉलोनी में, कॉलोनी सरफरा के जहरियों पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। बहुत बड़े बड़े लोगों की कॉलोनी थी। कुछ सम्मिलित पत्रकार कभी भी वहां ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्हें बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर पे सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था। हाय रे कहानी, समझिए कितना दुखद कहानी है। उस समय तक कवि के पिताजी के बस एक शरीर पर एक फाटेदार जंघिया बस बची हुई थी, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यह समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। बाद में उस कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था। वो दरअसल में गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे कि मैं राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर, यानी पहले एक स्कूल के हेडमास्टर जो अपने आप को बता रहे थे, एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, और मैं उस गांव का हेड ग्राम बकेली के। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया कि दरअसल उस समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया। मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि वो यह आदमी राम रतन शराफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल मास्टर, और वो जो बातें पीछे। यानी यहाँ पे उस मोहल्ले में रहने वाले एक बहुत ही बड़े पत्रकार जो थपलियाल जी हैं वो सोचे थे, लेकिन जब वो बात को लगा तो लगा कि शायद सही बोल रहा हो सब, क्योंकि ऐसी हालात थी लेखक के पिताजी की। अगर हिसाब लगाया जाए तो निर्मा टाकीज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग पर स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतावरी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी भटक चुके थे। समझिए 30-32 किलोमीटर की दूरी वो प्यासे हालत में निकल चुके थे, और वो वहां पे बैंक के हुई मारदार, वो ब्लडिंग होता हुआ पूरा कोट फटा हुआ, और उस हालत में वो धीरे धीरे 30-32 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुके थे। ये ऐसी जगह है जो एक ही दिशा में नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी, उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहां तक सरफरा की पत्नी और साली पर हमले करने की बात होगी, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान यह है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपनी इतनी करीब देखकर वे औरतें डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भाव पर जोर चोट लगी थी, जिसका खून रिसकर उनकी आंखों पर आने लगा।
वह चोट उनकी इतावली कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे और किसी एक ढेले ने उनकी आंख पकड़ा कर लड़ गई और ये यहाँ पे फूट गया और इसकी ब्लडिंग जो है धीरे धीरे उनके आंख की इस रोशनी पर आ जाती थी। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक रास्ते में ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहने था कि पिताजी ने गलती यही की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिससे बाद में कई टांके लगे थे। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे। पेट चिपका हुआ था। वे धूल और मिट्टी से लिथड़े हुए थे। सिर के सफेद बाल बिखरे हुए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले ओर से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा कि मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार और साक्ष रसूख का इंसान है और नसीब के फेरे में इसकी ये हालत हो गई। वैसे ढाबे के कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंट वंट गालियां देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, एक को मार डालूंगा। उस होटल में प्लेट मांगने वाले एक व्यक्ति का ऐसा कहना था कि पिताजी बीच बीच में अंट संट बोलते थे, गालियां देते थे और कहते थे आओ ससुरो आओ, एक को मार डालूंगा। वाले तुम्हारी की, लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते हुए सुना था? कभी नहीं सुना था। कभी कह रहे हैं कि मैं ऐसी बात नहीं मानता क्योंकि मेरे पिताजी कभी गाली देते ही नहीं थे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है यह वास्तविकता नहीं, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल, उटपटांग और बेमतलबी लगी होगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें किसी तिरिश ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिश तो होता ही नहीं। एक मन गढ़ंत और अंधविश्वास है और धतूरे का काढ़ा पीने की तो बात तो शायद हास्य। कभी ऐसा विचार कर रहा है। एक मंगल बातें, वो भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूँ सुरंग जैसा लंबा स्मोक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था पिताजी को भी आता रहा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब कुछ झूठ और अवास्तविक है, इसलिए बार बार उस सपने में जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज के सहारे उस दुश्मन से बाहर निकला। दुस्वप्न यानी कि दुख का जो स्वप्न था उस दुख के स्वप्न से वो बाहर निकला। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था कि उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपट्टी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोरा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रड से भी मारा था। सते का तो कहना था कि इतनी चोट से कोई आदमी मर सकता था, इतनी चोट। मुझे यह सोचकर एक अतीत सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तरहता और गहराई के साथ विवश करने लग गए कि ये सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। या नीचे फर्श पर सोते हुए और छोटी बहन दिख जाएगी या बुरैया का झुंड हो सकता है। वो बीच बीच में अपने अजीबोगरीब सपने का हंसी भी आता है। कभी कह रहा है कि जिस तरह से मुझे मेरे सपने में तिरिछ आता था शायद वैसे ही सपना जो है पिताजी के मन में चल रहा हो
और उस सपने से बाहर निकलने के बार बार प्रयत्न कर रहे हों, लेकिन भीड़ों के द्वारा गलत सलत समझे पागल और क्या क्या समझ करके उनके हालत ऐसी कर दी गई थी। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए हों तो इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार कर रहे हो कि जैसे कि वो जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में चारों ओर से वास्तविकता संसार की बेतहासा रोशनी अंदर आने लगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं। मुझे या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल न हो भी पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। कभी को ऐसा लग रहा था कि मेरे तरह ही मेरे पिताजी को लगा होगा, इसलिए शायद वो ऐसा किए होंगे। एक सबसे बड़ी प्रेरणा भी इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता भी चला कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया। उन्होंने उसके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक उसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वालों से अगले चौराहे तक जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस था। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट भी देरी हो जाती तो निश्चित वो वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की यह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से यह बिल्कुल सही समय पर हाय समझिए कितना जो है एक परिचित व्यक्ति जो है उनके पास जाने ही वाले थे, लेकिन वो जो बस प्रतिदिन अपने निर्धारित समय से लेट आती थी, लेकिन वो दिन वो बस एकदम बिल्कुल टाइम से थी। अगर 3-4 मिनट भी अगर वो बस लेट से होती तो व्यक्ति कभी के पिताजी के पास पहुंच जाते। लेकिन क्या करिएगा, सतनाम सिंह का कहना था कि वो भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है वो मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम ने सत्य से कहा था कि उनके मुंह में पानी के छींटे मार कर देखे कि वे सिर्फ बेहोश है तो हो सकता है कि उठ जाए, लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी, चिपक गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उन्हें ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टाकिज में आन मिलो सजना फिल्म देखने को चला। उस होटल के मालिक सोचा कि अगर पुलिस वगैरह आएगी तो फिर गवाही वगैरह इस सब में न पढ़ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना ढाबा बंद करके फिल्म देखने के लिए चला गया। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चढ़ी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मुंशी था। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचा लगा। दूसरे मुंशियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हुए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंदर कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़ों के टुकड़े, रबर और चिथड़ियों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया।
गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वराज प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख 17 मई 1972 थी। ठीक 24 घंटे पहले, लगभग इसी वक्त उन्होंने जंगल में तीर ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था, पीछे वाली जो हड्डी थी टूट चुका था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। इस पोस्टमार्टम से पता चल गया कि तीर के काटने से या कड़ा पीटने से कोई मृत्यु नहीं हुई थी। कवि की मृत्यु अधिक चोट लगने और कई जगहों पर फ्रैक्चर और अधिक रक्तस्राव के कारण हुआ था। कवि के पिताजी की मृत्यु का यह बहुत दुखद घटना। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली नहीं, पूरी तरह पूरा पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि जब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता, ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातुन लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वसन में भूल गए होंगे, दुस्वप्न में भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मुझे अक्सर आता है वो यूँ है कि मैं खेतों की मोड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबा रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वो मारा गया है। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले हैं, फटे और चिकने जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती है, हजारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है कि मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म भरी हवा मुझे सुन कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वो पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आंख खोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वो पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है। मेरा माथा सहलाकर वो मुझे रजाई से ढाँप देती है और वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश से जूझता हूँ, बेदम होता हूँ, रोता हूँ, चीखता हूँ, भागता हूँ। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझसे हमेशा परेशान करता है, मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता? अब वो सपना सिर्फ अपने पिताजी के साथ हुई घटनाओं के बारे में आता है। अब उन शहरों के उन यादों को उसके मन में अब सपना के रूप में आता है। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली जो है चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो बहुत लंबा हुआ क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा था। तो ये फाइनली एक और चैप्टर इस बुक में रह गया है, शिक्षा, जो हम लोग कल कर लेंगे। तो ये गद्य खंड का हम लोग का सेवा जो है समाप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लास में कराया ही जा रहा है उस बुक और नोट से।
तो आप इसे एक बार अवश्य इस कहानी को पढ़ें। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कल के क्लास में आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद गढ़ खत्म, पद खंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यानी कहानी बिल्कुल अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, आपके किसी एक जीविक और अस्मिक घटनाओं से अगर जुड़ा हुआ हो, तो इससे आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।